नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। यहाँ पर आज का मुद्दा जो है, देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल मुद्दा या थोड़ा ऐसा मुद्दा जिस लोगों तक जिसकी जानकारी पहुंचे तो ऐसे पहुंचे सरल भाषा में कि आप इस थोड़े पेचीदा मसले को और सरलता के साथ समझ पाएं। मुद्दा क्या है? लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री मतलब सीधे सरकार में कुछ उच्च पदों पर सीधे कुछ विशेषज्ञों को या प्राइवेट सेक्टर से कुछ लोगों को ला करके उनको नियुक्त करना। इसके लिए एक विज्ञापन यूपीएससी ने निकाला था। आज की खबर यह है कि उस विज्ञापन को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यूपीएससी को चिट्ठी लिख दी गई है और चिट्ठी में यह लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सोच यह है कि सरकार में अगर कहीं भी किसी भी पद पर कोई नियुक्ति होती है तो उसके अंदर सोशल जस्टिस का ख्याल रखा जाना चाहिए, रिजर्वेशन उसके अंदर होना चाहिए। तो आप पहले ये इस बात पर आप लोग विचार कर लीजिए कि ऐसे नियुक्तियों में लेटरल एंट्री की, रिजर्वेशन की हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको निकालिए। विपक्ष इसको किस तरीके से प्रचारित कर रहा है कि हमारे दबाव में मोदी सरकार झुक गई, क्योंकि बात सही है कि कांग्रेस पार्टी हो या और तमाम विरोधी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, सब लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि देखिए ये तो आरक्षण विरोधी लोग हैं। पहले ही ऊपर जो है सरकार में जो पद अफसर बैठे हैं उनमें पिछड़ी जातियों के कम है, अब ये बाहर से और लोग ले आना चाहते हैं, उसमें भी हमारा रिजर्वेशन मारा जाएगा। लेकिन सरकार की प्रॉब्लम यह है कि वो ये भी बताना चाहती है कि हम पिछड़ों के भी साथ हैं और ये भी साथ साथ बता रही है कि ये काम तो पहले भी होता आया है, तो हम कोई नया काम नहीं कर रहे थे। दोनों बातें हैं। तो आज इस मुद्दे को आपको समझाएंगे। दिलीप मंडल साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और खास तौर पर इस मुद्दे पर उनकी एक एक्सपर्टीज है। बहुत स्वागत दिलीप जी आपका। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत स्वागत आपका। शांतनु गुप्ता जी, और शांतनु जी भी इस मुद्दे पर अच्छी समझ रखते हैं। आपको याद होगा वीपी सिंह साहब से क्या नारा लगाते थे, उनके लिए लोग क्या नारा लगाते थे? राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। वीपी सिंह साहब जिन्होंने मंडल कमीशन लागू किया था। अब आज मोदी जी को क्या हम मोदी जी के लिए क्या कोई नारा गढ़े? मोदी जी कमंडल वाया कमंडल मंडल की तरफ जा रहे हैं, मतलब लग तो ऐसा ही रहा है। ये मुद्दे, इस मुद्दे पर जिस तरीके जो स्टांस उनकी सरकार ने लिया है और इसका श्रेय मोदी जी को दिया जा रहा है। मोदी जी ने कहा है कि ऐसे नहीं 45 लोग मैं लूंगा, पहले इनके अंदर रिजर्वेशन की व्यवस्था करो। ये बात है ना? राइट। मुझे लगता है कि इसको अगर आप नारा तो नहीं, लेकिन टर्मिनोलॉजी अगर देना चाहें तो मैं इसको सबल्टर्न हिंदुत्व कहूंगा कि हिंदुत्व की वो जातियां जो आमतौर पर शासन में नहीं थी उनको साथ लेकर एक विराट हिंदुत्व बनाने की कोशिश, और इंक्लूसिव नेशन में ऐसा नहीं कि ये किसी रिलीजन का नेगेशन है, लेकिन ये कुल मिलाकर हिंदुत्व है अभी, लेकिन और इंक्लूसिव हिंदुत्व है जिसको सबल्टर्न हिंदुत्व कह सकते हैं। उस पर मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ इससे, हालांकि। तो मैंने आपका ट्वीट देखा, आपने लिखा वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, मंडल साहब ने लिखा। और फिर इसके नीचे उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि पिछड़ों के लिए इन 10 साल में मोदी जी ने क्या क्या किया। और उनकी लास्ट लाइन मुझे बड़ी जोरदार लगी, एक प्रधानमंत्री के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो आपको लगता है सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं पिछड़ों के लिए? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये सारे काम, खास करके जैसे लेटरल एंट्री अगर देखें, आप गिना भी सकते हैं। हाँ, मैं अगर देखिए लेटरल एंट्री की भी अगर बात करें तो ये काम कब सेटल हो जाना चाहिए थे? ये काम 1950 में सेटल हो जाना चाहिए था कि सिंगल पोस्ट लेटरल एंट्री रिजर्वेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड, और जितने सिंगल पोस्ट है उसको क्लब करके एक ग्रुप या एक काडर बनेगा। ये सेटल हो सकता था किसी भी समय। इसको नेहरू कर सकते थे, इंदिरा गांधी कर सकते, कोई सरकार, वाजपेयी कर सकते थे, कोई भी कर सकते थे। ये अब जाके पहली बार सेटल हुआ और कोर्ट का एक फैसला है कि सिंगल पोस्ट में रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। तो एक तरह से सरकार अब उस कोर्ट के जो फैसला है सामाजिक न्याय विरोधी, उसको भी बदल रही है। तो ये अगर सारे इस तरह से देखें तो देखिए, जैसे 1993 में ओबीसी कमीशन बना। ओबीसी कमीशन को उसी समय संवैधानिक दर्जा दिया जा सकता था। उस समय उसको टूथलेस, नेललेस, मतलब नाखून है नहीं, दांत नहीं, इस टाइप का एक आयोग बनाया गया। इसको संवैधानिक दर्जा देने का दायित्व, मतलब इसका बोझा नरेंद्र मोदी के सर पे आया। या नीट में, मेडिकल एजुकेशन में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी आरक्षण 1986 से ऑल इंडिया कोटा है, इसका दायित्व भी इन्हीं के सर आया। इस तरह के कम से कम 10 बड़े फैसले मैं आपको गिना सकता हूं कि सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल में इंक्लूसिव बनाना है, सारी जातियों के लोग आएँ, ये फैसला इनको लेना पड़ा। या बाबा साहब के जन्म से जुड़े हुए 5 सबसे महत्वपूर्ण स्थलों को विकसित किया जाए। भाई ये काम 1956 बाबा साहब के नहीं रहने को कोई भी सरकार कर सकती है ना। घर था वो, हाँ, वो उन्होंने चल लिया। यस, भारत में ही नहीं, इस तरह म्यूजियम बनाया। तो ये एक सीरीज ऑफ जजमेंट्स हैं, एक फैसले हैं, जजमेंट नहीं, फैसले हैं जो कि कोई भी सरकार कर सकती थी। ये सारा बर्डन, या इवन
टॉयलेट बनाना, हर किसी का टॉयलेट होना चाहिए। अल्टीमेटली किन परिवारों के पास टॉयलेट नहीं होगा, वो SC ST OBC का ही आदमी आमतौर पर होगा, उसमें 90% बेनिफिशियरी वही होना ही होना है पॉपुलेशन के हिसाब लेकिन से। सर ये जो लेटरल एंट्री वाला मामला है, मैं इसको समझना चाहता हूँ राइट। कि जब ये अभी 3 दिन पहले तो भी विज्ञापन आया, 3-4 दिन पहले। देखिए लेटरल एंट्री का मामला सीधे सीधे है, सरल हम लोग एकदम जो कि सरल। आम एक्सपर्ट नहीं, हमारी Right. समझ क्या है, Right. सरकार ये चाहती है कि मेरे पास कुछ विशेष एक्सपर्ट लोग आए, देखिए। वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, कुछ जिनकी उसी सेक्टर में एक्सपर्टीज है, उसमें Exactly जाके क्या कैसे है? ढूंढ लेंगे हम? एग्जैक्टली क्या है कि लेटरल एंट्री कोई भी सरकार जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, वो पॉलिटिकल क्लास और ब्यूरोक्रेसी से चलती है। ब्यूरोक्रेसी में आपको UPSC वगैरह के जरिए ऑफिसर्स आते हैं जो आमतौर पर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं अपने फील्ड के, और हर 3 महीने में, 3 साल में, वो कम से उससे ज़्यादा जल्दी भी हो सकता है, वो अलग अलग विभागों में जाते रहते हैं। कभी वो DM बने, कभी ये बने, कभी वो बने। आज न्यूक्लियर साइंस में, कल वो मछली पालन विभाग में चले गए, परसों जाके पता चला कि वो स्पेस साइंस देख रहे हैं। तो ऑफिसर्स इस तरह से बदलते हैं, उनकी वो एक्सपर्टीज कभी बनी नहीं सकती है। तो भारत नहीं, ये दुनिया भर की ब्यूरोक्रेसी में एक्सपर्ट्स लिए जाते हैं। आपको खास करके चीन की ब्यूरोक्रेसी में तो इस समय लगभग 40% तक लेटरल एंट्रेंट्स हैं कि अलग अलग डोमेन एक्सपर्ट नहीं होगा तो जैसे मनमोहन सिंह को जब टीचर से उठा के सीधे फिनांस सेक्रेटरी बनाया गया, मोन्टेक सिंह को इकोनॉमिस्ट से उठा के लाया गया, या नंदन नीलेकनी को उद्योगपति से उठाकर आपने आधार कार्ड बनाने वाली पूरी जो बॉडी है उसके चीफ पे लाया, या एक व्यक्ति जो अपना कोऑपरेटिव चला रहा है उसको आपने नेशनल डेयरी रघुराम राजन, हाँ रघुराम राजन नहीं, वर्गीज कुरियन। भारत में अगर वर्गीज कुरियन ना होते तो शायद वो जो व्हाइट रिवॉल्यूशन नहीं होती। हाँ तो नहीं होता, हाँ दूध की क्रांति नहीं होती। तो बाहर से आपको टैलेंट तो लाना ही लाना है। he was a domain expert. यस, डोमेन एक्सपर्ट, ये सारे डोमेन एक्सपर्ट हैं। ऐसे में आपको बेसिकली वो जो है 100-150 डेयरी मिनट हो इंजीनियर सकती है। थे, चूंकि मैं आनंद में रहा हूँ, उसके बाद डेयरी इंजीनियर थे, केरल से वो आए थे उसके लिए, वहाँ जो ऑलरेडी जो डेयरीज बन रही थी वहीं आके उन्होंने फिर वहीं लेकिन गवर्नमेंट पोजीशंस में उनको लिया गवर्नमेंट लिया उनको, और उसके बाद जो पूरा व्हाइट रिवॉल्यूशन किया, तो आपको एक्सपर्ट चाहिए ही चाहिए। स्वामीनाथन ने जैसे एग्रीकल्चर में किया। How will you implement reservation? नहीं, अब इसमें क्या है कि 2 आइडिया है कि इस पर लगभग देश की आम सहमति रही है। आज कांग्रेस बेशक विरोध कर रही है क्योंकि उनको हर चीज का विरोध करना है जो करना चाहिए किसी पॉलिटिकल क्लास को, और ये बहुत डिसरप्टिव है, मुझे लगता है बहुत मतलब बहुत तोड़फोड़ वाला विचार है कि आप डोमेन एक्सपर्ट्स ला रहे थे, उस समय आपको रिजर्वेशन का ख्याल नहीं आया, अचानक से दूसरी सरकार आ गई जो अब विकसित भारत 2047 बनाने का कोई ड्रीम देख रही है, एटलीस्ट उस ड्रीम को आप स्कटल करने की कोशिश कर रहे हैं जब आप डोमेन एक्सपर्ट्स को लाने का विरोध कर रहे हैं। और आप रिजर्वेशन का अचानक से आइडिया लिया, आपने तो किया नहीं था भाई। आपने जब मनमोहन सिंह को रख रहे थे और उसके बाद को फाइनेंस सेक्रेटरी रख रहे थे और तीसरा फाइनेंस सेक्रेटरी रख रहे थे, तो तीसरे पर तो ओबीसी का क्लेम। इतना ही नहीं, हाँ? इसी सरकार ने जब अपने पिछले कार्यकाल में 10 ये लोग रखे, तब भी ऑपोजिशन। सौरभ जी, दो आइडिया है। सर मैं केवल इनसे इतना समझना चाह रहा हूं, सर मेरा पॉइंटेड सवाल है, 2 आइडिया आप इसके सपोर्ट में है ना कि इसमें रिजर्वेशन हो? देखिए 2 आइडिया मैं कह रहा हूं। क्यों और होगा कैसे? राइट, 2 आइडिया है कि लेटरल एंट्री होनी चाहिए, इस पर राष्ट्र की अभी तक आम सहमति थी, कोई विवाद नहीं था। दूसरा क्या, इसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार, ये संभव है कि आप जब उसका कैचमेंट एरिया बढ़ा देंगे, तमाम तरह का टैलेंट आएगा, उसमें आपको हो सकता है वो मिल जाए। नहीं मिलता है तो आप उसकी अगली नियुक्तियों में उसको कैरी ओवर करके आप उसको कर ले सकते हैं। डाइवर्सिटी इज गुड। अमेरिका का सारा विकास अगर पिछले 60-70 साल का है तो लिंडन जॉनसन के डाइवर्सिटी पॉलिसी के बाद का मेजर जो ग्रोथ है। तो डाइवर्सिटी इज गुड फॉर बिजनेस, गुड फॉर गवर्नेंस। आपको पता होता है कि देश चाहता क्या, अलग अलग तबके के लोग चाहते क्या है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों का एमलगमेशन, दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉसिबल है। सरकार इसकी कोशिश कर रही है। शुभ है इस मामले में कि सरकार इन 2 आइडिया को, कि टैलेंट कहीं से भी लाएंगे और टैलेंट जो लाएंगे उसमें डाइवर्सिटी हो। ये भारत में पहली बार इस आइडिया पर काम हो रहा है और ये इतिहास ने शायद जिम्मेदारी दी है कि नरेंद्र मोदी जी इस काम को करें। सर मेरा जब इन्होंने जो पॉइंट कहा, मैं समझना चाह रहा हूं कि हम कैसे इस पूरे प्रकरण को देखें। मोदी जी विपक्ष के दबाव में झुक गए, कदम पीछे खींचा, यूपीएससी ने विज्ञापन निकाला तो सरकार में बैठे ऊपर के लोगों को नहीं पता होगा, ऐसा तो मुमकिन ये तो मतलब नहीं है ना मुमकिन। फिर बाद में अब जो है, जैसे सर कह रहे हैं कि नहीं, अगर नरेंद्र मोदी ने के कहने पर भी अगर इसको वापस लिया गया और इसके अंदर रिजर्वेशन का पहलू देखा जा रहा है तो उनको क्रेडिट देना चाहिए। तो वो पीछे हटे या उनको हम श्रेय दें कि वो ये काम कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है आफ्टर जनता की ना क्यों सुने, कोई सरकार जनता क्यों ना सुने? अच्छा एक मिनट, आफ्टर थॉट है ये। अच्छा, क्योंकि जब ये आया था विज्ञापन, देखिए अभी तक जो लेटरल एंट्री की बात हो रही थी वो पिक एंड चूज था कि मनमोहन सिंह को ले आए, नंदन नीलकर्णी को ले आए, या मोदी जी अरविंद सुब्रमण्यम को ले आए। इस तरह
45 पोस्ट का सीधा विज्ञापन पहली बार आया यूपीएससी की तरफ से, ऐसा पहले नहीं आया था कभी किसी उसमें नहीं आया। 10 का आ चुका है और वो अपना सर्व करके वापस निकल भी चुके हैं वो नहीं 10 का इस तरह जो इतना पूरा जनरल बताता हूँ, आपको 10 का पिछली सरकार में आया था। तो सवाल वहां से उठता है, प्रश्न ये है कि ये विज्ञापन जब आया तो क्या सरकार को पता नहीं होगा यूपीएससी क्या? नहीं गवर्नमेंट रिक्वेशन करती है, बताओ ना, हाँ, नहीं होने की बात भी नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। वो एक आइडिया है। यस, मैं जब बता रहा हूँ कि सरकार की जानकारी में सरकार के आया विज्ञापन, लेकिन विपक्ष को छोड़ दीजिए, अगर 303 की बीजेपी होती तो विपक्ष कितना भी हल्ला मचा लेता, ये वापस नहीं होता। चिराग पासवान, नीतीश कुमार और तो और जीतन राम मांझी जो अकेले हैं वो जब विरोध में खड़े हो गए और मतलब ऐतराज शुरू किया तो सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं अंदर भी, और सिर्फ वही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ओबीसी और एससी एसटी के एमपीज हैं उनकी भी लामबंदी शुरू हो गई थी इसको लेके, क्योंकि ये भाई विपक्ष तो मुद्दा बनाएगा, विपक्ष ने बनाया मुद्दा जैसे बनाता हर, लेकिन असली जो दबाव सरकार के ऊपर विपक्ष का नहीं है। भले विपक्ष क्रेडिट ले ले, राहुल गांधी ले ले, मल्लिकार्जुन खड़गे ले ले, अखिलेश यादव ले ले, अंदर का, लेकिन ज्यादा दबाव चाहे वो वक्फ बोर्ड वाला बिल भेजना हो वो भी अंदर का दबाव था, ये भी अंदर का दबाव है। तो गठबंधन सरकार के भीतर जो दबाव होते हैं, जो आंतरिक जो डायनेमिक्स है, ये उसका असर है कि सरकार को वापस लेना पड़ा। हाँ, ये बात अच्छी है कि मोदी जी अगर उसमें कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं कि लेटरल एंट्री भी हो और उसमें सोशल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक्सपर्ट्स को लाएं और उसमें प्रपोर्शन रखें कि अगर आपको 100 एक्सपर्ट्स लेने हैं तो 100 में जो हमारा परसेंटेज है ओबीसी और एससी एसटी का उसमें आ जाए, लेकिन वो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज यू आर, ऑफ कोर्स मेरिट से कॉम्प्रोमाइज कैसे कर, एक्सपर्ट लाने का मतलब यही है, खाली जगह नहीं भरनी। अगर आप जो मेरिट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जिसको आप डाइवर्सिटी कह रहे हैं, सरल भाषा में रिजर्वेशन, अगर आप एक्सपर्ट्स में भी वो ढूंढेंगे तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं? ये कंट्राडिक्शन तो है, ये कंट्राडिक्शन तो है। एक्सपर्टीज मतलब रिजर्वेशन और मेरिट के बीच का जो द्वंद्व है वो यही है। इसका मतलब ये नहीं कि एससी एसटी में मेरिट नहीं होता है, ये कोई नहीं कह रहा, ये कोई नहीं, उनमें भी मेरिट है, मेरिटोरियस लोग मिलेंगे आपको, ईमानदारी से उसकी कोशिश होनी चाहिए। भाई मेरी नजर में एक आदमी है, वो इस सेक्टर का एक्सपर्ट है, से रेलवे का एक्सपर्ट है, मुझे ये आदमी चाहिए। अब लेकिन मुझ पर ये दबाव है कि आप किसी और जाति का आदमी ढूंढो, यही मतलब हुआ ना। एसेंशियली ऐसा हमेशा नहीं है सौरभ, मुझे लगता है कई बार ना कि आप जब टैलेंट, आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड है कि मुझे एक डाइवर्स टैलेंट चाहिए सो दैट हमको पूरे तमाम तरह के कॉम्प्लेक्सिटीज हम हैंडल कर सकें, तो आप जब दिमाग में आपके ये है तो आप इसको ये कर पाते हैं। क्योंकि जब ये देखिए कि भारत में इस समय जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का, हो सकता है ना उसका चेयरमैन ओबीसी और बहुत एफिशिएंटली चला रहा है, हो सकता है, ये हो सकता है ना। आप जब टैलेंट ढूंढेंगे तो आपको, आप जब सर ऑर्गेनिकली वहां पहुंचा हो तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, बताइए। लेकिन जब आप ये शर्त रख देंगे कि नहीं वो ओबीसी ही होना चाहिए, वर्गीस कुरियन की जाति क्या थी किसी को पता है? वही हो सकता है वो सीरियन क्रिश्चियन के वहां पर कोई पता करे ना केरल में उस टाइम पर डेयरी कॉर्पोरेशन में नहीं साहब, मुझे तो कोई, अब देखिए यहाँ ब्रदर ये सीट रिजर्व हो गई, लेकिन यही वर्गीस कुरियन हो सकता है वही काम करते रहते जहां वो कर रहे थे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जब आप ये करते हैं ना कि ये मुझे टोटल, जब आप इसको एक कैडर बना देंगे कि ये 500 लोग मुझे टैलेंट लेने हैं, अभी तो देखिए साल में करीब 900-800 के आसपास ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, तो टोटल अभी तक पूरे मोदी सरकार ने पूरे अब तक के कार्यकाल में इस नियुक्ति को कर भी लेते तो वो 100 से कम की संख्या टोटल पहुंचती। तो ऐसा नहीं कि पूरी ब्यूरोक्रेसी में कोई लेटरल एंट्री से भर दिया जा रहा है। आमतौर पे यूपीएससी का वैकेंसी देखिए तो उसमें हर साल एवरेज 800-900 लाख आते हैं। सरकार ने बताया 0.05% भर्तियां हुई, ये 45 जो निकली थी टोटल पूरे साल में जितनी भर्ती होती है, टोटल ब्यूरोक्रेसी 0.05%, टोटल ब्यूरोक्रेसी का वो मतलब उसका एक डॉट है ये एक्चुअली, ऐसा नहीं कि मतलब वो कोई बहुत सारे आ जा रहे हैं। अब जिसको सर ने कहा सबाल्टर्न हिंदुत्व या हिंदुत्व के अंदर कमंडल, मोदी जी क्या वो इम्पॉसिबल अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जैसा मंडल जी ने कहा, मैं उस बात पे जाऊंगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका विचार चल रहा था। आपको पता, जीएसटी की चर्चा हमारे देश में 2 दशक से चल रही थी। डिमोनेटाइजेशन के प्रपोजल पर इंदिरा गांधी के पास 2 पार आए, 1 रैंक 1 पेंशन 40 साल 50 साल से डिस्कस हो रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत साल से डिस्कस हो रही थी, लेकिन वो पॉलिटिकली थोड़ी सी टाइम बॉम्ब जैसी थी, यार इसके बाद चुनाव कैसे जीतेंगे हम। तो वो मोदी जी ने लिया क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल भी थी और हिम्मत भी थी कि मैं इसीलिए आया हूँ, केवल मैं जुगाड़ करने नहीं आया हूँ।
जैसे लेटरल एंट्री है, हर साल करीब 800 से 1000 IAS ऑफिसर आते हैं और हमारे यहाँ स्पेशलाइज कैडर बहुत कम है। हमारे पास फॉरेन सर्विस का है, रेवेन्यू सर्विस का है, पुलिस का मान लीजिए, रेलवे का मान लीजिए। हमारे पास एजुकेशन का कैडर नहीं है, हमारे पास इंजीनियरिंग का कोई बड़ा कैडर नहीं है, हेल्थ का कोई बड़ा कैडर नहीं है। आजकल जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से आ रही है, अगर आपने पोजीशन देखी, उसमें पोजीशन क्या है, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो कहाँ है? अगर आप वो पॉलिसी आ गई, सब पे आ गई ना। अगर आप वो विज्ञप्ति देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें सारी ऐसी हैं जिसमें नए, और उसमें क्या उम्र क्या है, 40 से 55 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस। आप PSU के थ्रू भी आ सकते हैं। आप PSU गए होंगे तो रिजर्वेशन लेके पहुंच चुके होंगे, आपने 15 साल में एक्सपीरियंस अवेलेबल है, उसमें PSU लिखा है। आरबीआई जो है वो एनटीपीसी और इसमें से अधिकतर लोग, मैं पिछले एक नाम भी लेता हूं पिछले, और ये विज्ञप्ति हो चुकी है, 10 लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी के लिए रिक्रूट करके, और ये केवल 3 साल के टर्म है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, 3 साल के टर्म है, एक्सटेंडेबल टू 2 more years, 5 साल। और इसमें से 10 लोग ये करके जा भी चुके हैं, 3 लोग बचे भी हैं। गंबर दुबे आए थे एविएशन, मेरा अच्छा परिचय था उनसे, कई कारकों में मिला, वो अपना करोड़ों का पैकेज छोड़ के आए थे, 2.5 लाख रुपए की सैलरी थे ना। नहीं, सालाना देखिए अब यही तो है सवाल, यही है। नहीं, वो डिलाइट सालाना 10 से ज्यादा लेटरल एंट्री नहीं है इस वो समय। एविएशन के भारत में बड़ा नाम थे। और मैंने पिछले साल जो भर्तियां हुई, मैंने उसके में से कुछ नाम देखे। ये आर्गुमेंट मतलब ये फॉर फैक्ट के तौर पर सही है कि उसमें से मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी वो अगड़ी जाती होंगी। दसी हुई है, वो पहले एजुकेशन में जाने का है ना, और जो पीछे रह गए उसका हिस्टोरिकल बैकलॉग्स हैं, तो इसलिए उसको आप एकदम से कर देंगे कि कल मिटा देंगे, सॉरी। तो लेटर एंट्री होना पहले तो जैसे कहा कि वो पहले भी हुई है, पहले हाँ वो पिक एंड चूज हुई है, चलो मनमोहन सिंह को ले लो इधर से, वर्गीस कुरियन को ले लो, कभी स्ट्रक्चर्ड रूप से कि मैं इतने डिप्टी सेक्रेटरी लूंगा, इतने ज्वाइंट सेक्रेटरी लूंगा, आज तक नहीं हुई है। सर NSC में जो टैलेंट लाया गया वो सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। NSC अपने आप में भी अभी वो ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं थे, NSC में हम टैलेंट, उनके साइन से कोई बड़े चेक नहीं पास हो जाते थे, ये तो उनके पास अथॉरिटी है, भारत सरकार से पावरफुल थे सर। हाँ, नहीं वो टेक्निकली पावरफुल। NSC नेशनल एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी थी। ये कहा जाता था कि वो लेकर सारे टैलेंट पास लाए गए थे, वो सुपर कैबिनेट थी, मतलब देश की कैबिनेट से ज्यादा पावरफुल, और में सारे लेटरल एंट्री उनके पास सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं थी, पॉलिसी बनाते थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सारे बिल NSC के ही द्वारा बनाए गए थे। वो बात सही है, लेकिन ये बात सही है कि उनको फाइनेंशियल पावर्स नहीं थी। उनको ये नहीं था कि बजट उनके पास हो, सैंक्शन करना हो, अपॉइंटमेंट करना हो, तो वो एडवाइजरी बॉडी थी। और मजे की बात ये है कि भारत में अभी तक 4 या 5 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की कमेटी, कमीशन, रिपोर्ट्स, IIM अहमदाबाद दे दी, उसमें सब में पहले 5 पॉइंट में होता है लेटरल एंट्री, और उसमें अमेरिका का एग्जांपल होता है, उसमें वेस्ट का एग्जांपल होता है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, प्रोसेसेस नए तरह के आ रहे हैं, उससे जो वो एक जो डिफेंस में है, कल वो IT में, कल वो रिन्यूएबल में, कल वो ब्लॉकचेन में नहीं आ रहा। इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट का ये तो हो गया, बिल्कुल। इसमें कोई सब लोग का एक ही राय है कि भाई ये सबने कहा कि भाई सर एक रिजॉइंडर, लेटरल एंट्री होनी चाहिए ना। एक रिजॉइंडर जो विनोद भाई हमारे पुराने दोस्त रहे हैं, मतलब एक जो है कि इस बार क्योंकि संख्या कम है इसलिए सरकार दबाव में झुक गई। मुझे लगता है कि ये मोदी जी का पिछला जो 2 कार्यकाल है, इतना मिला जुला कर चलाने का शायद मुझे याद नहीं आ रहा है कि जबकि कोई संविधान संशोधन बगैर कांग्रेस के समर्थन से पास नहीं कराया उन्होंने। 8 संविधान संशोधन थे पूरे 10 साल में, सारे संविधान संशोधन आप लिस्ट निकाल लीजिए। इवन कोई बड़ा आंदोलन नहीं था भूमि अधिग्रहण का, उन्होंने उसको नहीं कभी पास कराया। किसान आंदोलन किसी भी हालत में दिल्ली के आसपास के 20 जिलों के बाहर वो कभी नहीं गया था, उन्होंने वापस लिया। तो सारे बड़े फैसले जब देखा उन्होंने कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, तो एक्चुअली देखिए दुनिया में इस समय शायद मोदी जी और जस्टिन ट्रूडो और 1-2 और लोग होंगे जो तीसरी बार तक जा रहे हैं। तो ऐसा जो आदमी लगातार लंबे समय से शासन कर रहा है, वो एसिमिलेशन, मिलजुल के काम करने वाला व्यक्ति ही है। तो आपका क्या, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब जब उनके पास फुल मेजॉरिटी थी तब भी वो मिलजुल कर उन्होंने क्या है, एक संविधान संशोधन बताइए जिसमें कि कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया हो, एक संविधान संशोधन। तो आप महिला आरक्षण बिल, EWS गिन लीजिए ना सारे, तो बगैर वो कर सकते थे, पुश कर सकते थे, धक्का लगा के। मेरा आप तीनों से एक सवाल है ना, वो तो कांग्रेस की मजबूरी थी सपोर्ट करना, कांग्रेस नहीं भी करती तो भी लेकिन कराया नहीं, तो भी कर लेते। मेरा सवाल ये जो यहाँ लिखा है मोदी का मंडल, मोदी का मंडल, ये जो हुआ लेटरल एंट्री के बहाने या इस मौके पर पीछे आना पड़ा, इसको आपदा माने या अवसर माने? मेरे ख्याल से एक तो हमें से पीछे आना ना बोले, नहीं, किसी चीज में करप्शन है, किसी चीज में करप्शन है, किसी चीज में हमने करेक्शन कराया, किसी चीज में हमने करेक्शन कराया। ये जनता की आवाज सुनना है, विपक्षी आवाज सुनना है, बहुत अच्छा है। डेमोक्रेसी ऐसी चलनी चाहिए। यही गलत या सही तो कह नहीं रहा सर, ये नहीं बात पीछे आना। डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि अपोजिशन ने विरोध किया, हमने सुना,
मान लिया। नहीं तो पीछे तो आना है ना, ठीक भले है आप ना। उनकी बात मान के लड़ाई आ रहे नहीं हैं, चल रही, आपने युद्ध सहयोग नहीं किया, चल रहा है। अच्छी बात है, मैं इसको नेगेटिव नहीं मान रहा सरकार हूं। विपक्ष से कोई युद्ध नहीं लड़ रही है, राष्ट्र निर्माण में सारे लेकिन- लोग हैं, ठीक है। अच्छी बात है ये, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये पीछे अब ये तो नहीं कह सकते नहीं आगे बढ़ गए, हाँ, लेकिन ये है कि डेमोक्रेटिकली आप ये हो आप सकता पीछे है आ अब गए। ज्यादा स्वीकार्य हो जाए। आरक्षण या हाँ, पिछड़ों की बिल्कुल। बात अब हो सकता है ज्यादा सर, accepted- सर, आरक्षण या पिछड़ों की बात करना या सोशल जस्टिस की बात करना, अभी ऐसा लग रहा था कि इसके कर्णधार सारे विपक्ष वाले हैं। मोदी जी जबकि वो करा कुछ नहीं उन्होंने ऐसा वो खास मोदी जी क्या वो नैरेटिव उनसे रेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे लेने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमसे बड़ा पिछड़ों का पैरोकार मैं हूं। वो तो सबसे बड़े और मैं खुद ओबीसी लीडर पिछड़ा है भाई, मैं खुद पिछड़ी जाति नहीं वो हूं। तो खुद सबसे बड़े ओबीसी लीडर है, तो बाकायदा इसको मोदी जी ने खुद कई बार कहा है, खुद बीजेपी ने कई बार कहा है कि हमारे पास सबसे बड़ा ओबीसी लीडर है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, चुनाव शक थोड़ी है। चुनाव में लेकिन पड़ गया ना आपके पीछे आरक्षण का चिन्ह। वो अलग बात है, पड़ गया, वो क्यों पड़ गया, वो तो फिर 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी वो भी था नहीं, फिर अब विषयांतर भी हो जाएगा। वो तो इलेक्शन पर ही जा रहा है। वो इलेक्शन में चले जाएंगे। कितनी रिपीट हो रही है, लेकिन वर्ड ओवर नहीं हुई, 100 में वर्ड 95 ओवर नहीं हुई। सरकारें बदल रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए, मोदी जी ने बहुत बेहतर तरीके से हिंदुत्व और जो सामाजिक न्याय है उसके बीच में एक सिनर्जी की है। कर पाए नहीं, 10 साल किया उन्होंने। अच्छा, देखिए 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने एक ओबीसी और दलितों के एक सेक्शन को अपने साथ जोड़ा और उसी सिनर्जी में जोड़ा। आप कैबिनेट में देखिए जिस तरह जब उन्होंने 27 ओबीसी expansion मंत्री किया, सोच सकती है OBC कांग्रेस। मंत्री बनाया, सब किया, कांग्रेस उसमें कोई दो- वो 5 पे हाफ जाती थी। लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि उसके बावजूद जब विपक्ष ने नैरेटिव बनाया लोकसभा चुनाव में, अब सही बनाया गलत बनाया उस पर हम लोग कई बार बहस कर लेकिन चुके बिक हैं। हैं, लेकिन वो चल गया, तो निश्चित वही मैं रूप से अब वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी मोदी जी की है उसको रिगेन करने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे, करनी भी चाहिए। और ये जो लेटरल एंट्री वाला मामला आया तो आ तो गया, उस वक्त शायद इतना अंदाज नहीं रहा होगा सरकार को कि इसका इतना अंदर से भी विरोध शुरू हो जाएगा या ये मुद्दा बन जाएगा। और जैसे ही उनको लगा कि मुद्दा बन रहा है, क्योंकि वो बड़े मंजे हुए राजनेता हैं, इसमें कोई दो राय है, जैसे उनको लगा कि बन रहा मुद्दा और ये गड़बड़ हो सकता है तो तुरंत इसको वापस लेके अब इसको नए रूप में लाएंगे। वो जिस तरह हो सकता है, जैसा मंडल जी कह रहे हैं कि हो सकता है ज्यादा एक्सेप्टेबल हो और अब विवाद ना हो, है, possible। शायद विवाद ना हो। जैसे वक्फ बोर्ड वाला है, अब उसमें जेपीसी बन गई है, अब उसमें बहुत सारे वो आएंगे। क्या मेरे को कभी कभी शरारत सूझ जाती है। अभी आपने एकदम से मंडल जी कहा ना, तो मुझे कहा मोदी का मंडल। सॉरी नहीं ठीक है, हमारे पुरखों का टाइटल कम से कम 8 पीढ़ियों तक के तो मुझे नाम मालूम है। भाई मंडल नहीं, लेकिन ऐसा लेकिन ऐसा नहीं है कि मंडल से मंडल फेमस हुआ। 10 साल से, पिछले 10 साल से ये सरकार जी पिछड़ों के नाम पर सफाई देने के मोड में नहीं रही है। ये सारी बातें 27 मंत्री डिफेंसिव बनाए। मोड में, डिफेंसिव हाँ, डिफेंसिव 27 मंत्री, मोदी जी खुद पिछड़े, तमाम बातें आपने बताया, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा और सारी चीजें, लेकिन तब भी आरोप लगता है तो सफाई में बताया जाता है। देखिए उसमें दो बातें, एक तो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है उस पर आरोप ज्यादा लगेगा और आपको सफाई मोड में रहना ही पड़ेगा, वो पहली बात है। और दूसरा जो संघ का जो एक तरह से पृष्ठभूमि है वो आपको हिंदुत्व की भूमि, हिंदुत्व की भूमि मतलब वो ऊंची जाति पे आ जाती है, रुक के आ जाती है वो। तो जबकि सावरकर वो है, फैक्ट आपको बार-बार देने बहुत पड़ेंगे। inclusive है। अगर फैक्ट आपको देने पड़ेंगे बार-बार। सावरकर को हम लोग क्रिटिक करते हैं हिंदू मुस्लिम इशू पे, लेकिन सावरकर की हिंदुत्व अगर कोई पढ़े, उतना इंक्लूसिव हिंदुत्व तो दरअसल गांधी से बहुत आगे के हिंदुत्व, जिसमें बुद्धिस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, वो जैन को इंक्लूड कर रहे हैं, सिख को इंक्लूड कर रहे हैं। भारत का पहला ऑल कास्ट टेम्पल सावरकर ने बनाया है, और उसकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तारीफ भी करी। पतित पावन टेम्पल जो रत्नागिरी में बना है, वो भारत का पहला ऑल कास्ट टेम्पल है। उनको ये मालूम था कि अगर हम किसी बाइनरी में जा रहे हैं, कभी मुस्लिम या किसी क्रिश्चियन बाइनरी में जा रहे हैं, तो हिंदू हमारा बहुत बड़ा फोल्ड होना सेना में भर्ती, वरना हम नहीं लड़ सकेंगे। तो ये बेशक वो एक बहुत कम्युनल आइडिया साउंड करता है, लेकिन उस हिंदुत्व में बहुत ज्यादा गुंजाइश है सबको इंक्लूड करने की। तो मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अब सावरकराइट हिंदुत्व की तरफ, मतलब पिछले 10 साल से जा रहे हैं, अभी वहां जा रहे हैं। गुड फूड फॉर थॉट। कोर आइडिया वो सावरकराइट शेयर हिंदुत्व नहीं है। हुआ है आपके इसमें प्रोग्राम। हाँ सर बोले ना तो एक शेयर तो हो ही जाए, जब ये सावरकर के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हिंदू हैं। मुस्लिम को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन उनका तो हिंदुत्व मैं- बहुत इंक्लूसिव है। मैं एक शेर जो शायद इस पे फिट बैठ जाए आपके, जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। क्या बात। नहीं वो तो सच में मतलब ऐसी चीजें हुई हैं, जब हम पोस्ट मोदी एरा को देखेंगे तो उसमें ऐसी चीजें होंगी जो आप नहीं सोच पाते कि वो 10 साल में हो। और ये जो मुश्किल काम है कि लेटरल एंट्री भी हो और उसमें ये थोड़ा मुश्किल diversity भी हो, ये कॉम्प्लेक्स काम है, मुश्किल कॉम्प्लेक्स ये काम है है कि कि आप मतलब जो 40 साल का नहीं 45 जोड़ते साल तो का 370 कर सकते थे क्या? अगर विराट हिंदुत्व नहीं बनाते
तो भारत का एक हिस्सा जो भारतीय संविधान से नहीं संचालित हो रहा है, आज भारतीय संविधान से संचालित हो रहा है। इतनी बड़ी चीज, अब पहली बार वहाँ आरक्षण जा रहा है, जम्मू कश्मीर का एससी इतने साल आरक्षण से इस वंचित टर्म रहा, में करना होता 370 तो मुमकिन था। हो जाता है। मुझे लगता है वक्फ भी हो जाएगा और यूसीसी भी पॉसिबल है, क्योंकि यूसीसी के लिए अब मुसलमानों का हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा और खास करके महिलाएं चाह रही हैं कि ये हो जाए। ये 4 शादी के नाम पे जो पति डराता है ना, ये बंद होना चाहिए। और इस पर तलाक 3 तलाक हटा के कोई चूं नहीं बोल रहा है ना। शादी 240 कोई इम्पेडिमेंट नहीं है, आप ये कह रहे हैं सरकार को? हो जाएगा, मुझे लगता है 4 कि- शादी जो है ना, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। 4 शादी तो आप अलग कानून बना के भी कर सकते हैं, है ना, जैसे आपने ट्रिपल तलाक कर दिया, हाँ, हो गया, वो ठीक। कर दिया ना, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हो सकता है। IPC जो पुराना- लेकिन उसमें बहुत सारे और जटिल प्रश्न जो है ना यूसीसी में खाली मुस्लिम ही नहीं है, उसमें आदिवासी भी हैं और दूसरे, तो अब आदिवासियों को एक्सक्लूड कर दें, फिर आदिवासियों को तो कहेगा विशेष फिर संरक्षण कहेगा है। यूसीसी, फिर यूसीसी कहेगा। आदिवासियों अगर का आपने अलग विशेष 10 करोड़ संरक्षण है ना। आपने 10 करोड़ लोगों को उससे अलग कर दिया, तो फिर कहेगा यूसीसी, फिर तो कहने के लिए यूसीसी होगा। यूसीसी का बेसिकली मतलब ये है नॉर्थ ईस्ट कि में आदिवासी यूनिफॉर्म मांगे सिविल कोड सब नहीं, क्यों नहीं होंगे? फिर खाली मुसलमानों के खिलाफ हमला होगा तब क्या? कुछ तो डाइवर्सिटी भी रखनी है ना। नहीं, डाइवर्सिटी तो सब में फिर रखो, जैसे हम डाइवर्सिटी पर बहस कर रहे हैं आधे घंटे। तो इसलिए देखिए, नहीं, उसमें प्रॉब्लम हो रही है ना, उसमें वो महिला विरोधी है वहाँ पर ना। आप मुस्लिम महिलाओं का न्याय खैर, ये कौन हमारा दिलाएगा? आदिवासियों में उनको बहुविवाह कौन दिलाएगा? है, बहुविवाह आदिवासियों में नहीं है क्या? उनकी समस्या है क्या? बहुविवाह अरे छोड़े, अब ये यूसीसी पर बहस अगले किसी और दिन। अभी हम लोग बात कर रहे थे हाँ कि मतलब लिबरलाइजेशन ऑफ मोदी, और मतलब इसको इस तरह से कह सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप प्रोग्रेसिव आइडियाज के साथ भी डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकते हैं। ये भी जिम्मा अगर किसी के पास था तो वो नरेंद्र मोदी करेंगे, जो मुश्किल काम है कि आप 40-45 एक तरह से पता है क्या, ये हो गया रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑलमोस्ट हो गया है कि भाई वो प्रमोटेड आदमी, वो पहले 40 साल से 15 साल से नौकरी कर रहा है, 40 से 55 साल की उम्र में है। अखिलेश यादव ने जो उत्तर प्रदेश में आया था, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन मायावती जो लेकर आई थी, उसका विरोध किया था। ये बात भी मतलब एक तरह से पटल पे आनी चाहिए। हाँ, उन्होंने 2.5 लाख लोगों को डिमोट किया था भारत के इतिहास में पहली बार। जो अखिलेश यादव ने जो एसपी बन गए उसको डीएसपी बन गए, और जो प्रिंसिपल थे वो टीचर बन गए। अखिलेश यादव के कोर्ट में मामला गया था, अखिलेश यादव कोर्ट में जो अखिलेश यादव सरकार थी उसने अपना केस वापस ले लिया और उसके बाद अगेंस्ट जो है स्टैंड लिया था रिजर्वेशन प्रमोशन में, और उसके बाद कोर्ट ने फैसला जो दिया था अखिलेश यादव से जो शेड्यूल कास्ट की नाराजगी बहुत लंबी है। अब इस बार पहली बार थोड़ा सा हुआ है, लेकिन ये कोई मतलब उनकी दोस्ती बहुत स्थायी दोस्ती नहीं है। वो अब 2.5 लाख जो शेड्यूल कास्ट का मिडिल क्लास है, वो उसका भुक्तभोगी है कि मतलब जिस बड़ी ऑफिस में बैठता था वो उसके एक पोस्ट नीचे बैठता था। अखिलेश आप यादव इसका ह्यूमिलिएशन सोचिए ना, इसका अपमान। को ये गलतफहमी थी कि इससे उनको अपर कास्ट वोट मिल जाएगा, वो भी नहीं मिला। हाँ, वो दोनों से गए। मतलब उनको लग रहा था कि इसको ब्राह्मण ठाकुर और बनिया उनको मिल जाएगा जो ब्यूरोक्रेसी में और सरकारी उसमें कर्मचारी करे, हाँ भैया अखिलेश जी बड़ा सा काम कर दिया, वो भी नहीं मिला, वो नहीं मिला। और ये भी क्या, तो इसीलिए कहते हैं अपनी जमीन आप छोड़ते हैं, क्योंकि सोशल जस्टिस जमीन तो सोशलिस्टों की है, तो अगर आप उसको छोड़ोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो। तो मोदी जी अपना, अगर हम इसको कहें, थोड़ा बहुत खोया हुआ ग्राउंड इस चुनाव के नतीजे जो बता रहे हैं, जो पिछड़ा मोदी जी के साथ था, दलित मोदी जी के साथ था, बताता है हमको सारे चुनावों का डेटा, वो इस थोड़ा छिटका इस फैसले से या इस क्रम में अगर और कुछ जो बातें होती हैं वो रीगेन कर पाएंगे? देखिए, इस समय इस सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है कि डेवलपमेंट के बड़े एजेंडे को पुश करना, उसके बगैर और बाकी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। जॉबलेसनेस को हैंडल करना, आपको इन्फ्लेशन को हैंडल करना, और इसके लिए इन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है जो इन इश्यूज़ को ग्लोबली देख कर आए हैं, अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। इस देश में अगर आपको रोजगार का सृजन करना है तो जैसे नया फील्ड इमर्ज हो रहा है कि सेमीकंडक्टर इस देश में हो सकता है कि 5 लाख लोगों को जॉब दे सकता है। ये पॉसिबल है कि एनिमेशन इंडस्ट्री 2-3 लाख लोगों को जॉब दे सकती है। अभी एनिमेशन इंडस्ट्री का एक्सपर्ट आपको आईएएस कहाँ मिलेगा? आपको सेमीकंडक्टर का और इलेक्ट्रॉनिक्स का वो एक्सपर्ट आपको लाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो ये एक्चुअली 5-5 लाख जॉब वाले जो ऐसे और सेक्टर्स होंगे जहाँ पर अगर आपको नौकरियों का सृजन करना है तो आपको इन एक्सपर्ट्स की जरूरत है। ये देश हित में इसको समझने की जरूरत है। इसको आप जब आप इसको डिसरप्ट कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट आपको मिल गया, वाह हमने साबित कर दिया समाज न्याय विरोधी हैं। भाई आपके पास अगर नहीं होगा देने के लिए तो आप गरीबी बांटेंगे ना। आप डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन जो राहुल बार बार कह रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए। आप जब आपके झोली में होगा, क्यों ना, आपको मैंने एक बार पहले शायद कहा था कि आज तमिलनाडु सरकार जो सोशल जस्टिस से काम करनी चाहती है उनके पास खजाना भरा होता है कि ठीक है, बच्चों को हम दोपहर का खाना दे रहे थे, सुबह का भी खाना देंगे 750 करोड़, नाश्ता देना 750 करोड़। स्टालिन कह सकते हैं कि ये पड़ा हुआ है ले जाओ, या कह सकते हैं कि हर लड़की को कॉलेज जाना चाहिए, हर लड़की को 1,000 हर महीने मिलना चाहिए पढ़ने वाली को, ये ले जाओ 1700 करोड़ रुपया। अभी ये इसलिए बिहार कर सकता है क्या?
बिहार इस समय 200 करोड़ की एक योजना के लिए नीतीश कुमार समय कर पर सकते समय हैं। बिल्कुल समाप्त Sorry, हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले समृद्धि का सृजन हो और इसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत है। ये एक्सपर्ट्स सारे फील्ड से आए। तो 2 आइडिया, लेटरल एंट्री, टैलेंट फ्रॉम एवरीवेयर विद सोशल जस्टिस, ये पॉसिबल है कि नहीं? अब नरेंद्र मोदी करके इसका एक दिखाएं। तरीका ये भी है, मतलब कि जो आप सेलेक्ट करते हो थ्रू प्रोसीजर, जिसमें सोशल जस्टिस वाले लोग भी आते हैं, उनको एक्सपर्ट बनाओ, फिर उनको उस डोमेन में भेजो। ठीक है, उनको इस तरह की एक्सपर्टीज भी, वो एक्सपर्ट होकर के आए। मुझे लगता है ट्विन ट्रैक इज पॉसिबल। चलें ठीक, अब जो बात आपने कहा कि मतलब हिंदुत्व नहीं छोड़ सकती भाजपा, मोदी जी उसका आइकॉन है, वो तो कभी नहीं जा सकते, और लेकिन वो इंक्लूसिव, वो एक इंक्लूसिव हिंदुत्व, अब मोदी जी जो है इसको कैसे कैरी करते हैं, हम आने वाला ये टाइम जो है, हम इंटरेस्टिंग टाइम है हमारे, ये कहिए। बहुत शुक्रिया मंडल साहब, आप प्रोग्राम में आए। सर बहुत शुक्रिया, विरोध जी बहुत आप प्रोग्राम में आए। शांतनु, थैंक यू सो मच।